नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सबसे पहले आपको दुनिया के लिए भारत का सबसे स्पष्ट और खुला संदेश सुनाएंगे। ये संदेश है कि भारत किसी भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल को सहन नहीं करेगा और ऑपरेशन सिंदूर अब भारत के लिए न्यू नॉर्मल है। यानी अगर अब कोई हिमाकत या हरकत की तो भारत वैसा ही प्रहार करेगा जैसे इस बार किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सेना के हौसले और फौलादी फैसले पर खुलकर बात की और पाकिस्तान को साफ कह दिया कि उसकी गुहार पर भारत ने अपना एक्शन सिर्फ स्थगित किया है। सेना अभी भी अलर्ट पर है। अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बात सिर्फ आतंकवाद पर होगी, बात पीओके पर होगी और अब खून और पानी साथ नहीं बह सकते। अब आतंकियों की जो सरपरस्त सरकार है और आतंकियों के आकाओं को एक मानकर बर्ताव करेगा हिंदुस्तान। पीएम ने यह सब कुछ साफ कर दिया है। इसके बाद आपको पाकिस्तान की जोकर सेना के बारे में बताएंगे। जी हां, जोकर सेना जंग के मैदान में तो हार गई, नकल करने में भी हार गई। पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर सबूतों के मामले में भारत की कॉपी करने की कोशिश जरूर की, लेकिन पाकिस्तान यहां भी फेल हो गया, क्योंकि वास्तव में पाकिस्तान की सेना में सैनिक नहीं, जिहादी भर्ती है और वो सेना ना होकर जिहादियों की टोली है। ये सब आपको बताएंगे और मेरी एआई वर्जन भी आज पाकिस्तान को बेनकाब करने वाली खबर ये आपको बताएंगे। अंजना, 22 अप्रैल को पहलगांव हमले के बाद से ही पाकिस्तान झूठ पर झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान को लगता है कि इस इंटरनेट युग में वो सच को छिपा लेगा। अपने झूठ की वजह से अब पाकिस्तानी सेना अपने ही देश में बेइज्जत हो रही है। पूरी दुनिया पाकिस्तान पर हंस रही है। आज हम पाकिस्तान के 10 झूठों का 10 सबूतों से पर्दाफाश करेंगे और पाकिस्तान को उनके प्रोपेगेंडा वॉर में हराएंगे। 22 मिनट, सिर्फ 22 मिनट में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को पाकिस्तान के सरेंडर का पूरा सच बता दिया और 25 करोड़ की पाकिस्तानी आवाम को यह समझा दिया कि अब अगर उनकी फौज, सरकार या आतंकियों की तरफ से कोई भी अटैक हुआ तो फिर ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। मोदी ने 22 अप्रैल से लेकर अब तक इस ऑपरेशन की एक एक डिटेल देश के सामने रखी। प्रधानमंत्री ने बताया है कि कैसे 22 अप्रैल को आतंकियों ने धर्म पूछ कर पहलगांव में पर्यटकों को गोली मारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि कैसे पाकिस्तान की सेना और सरकार ने आतंकवादियों को खाद पानी देकर पाला पोसा। फिर कैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और आतंकियों को एक एक अड्डा उनका तबाह कर दिया। इसके बाद कैसे पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह दुनिया को बता दिया। प्रधानमंत्री ने बताया कि आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसीलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से ही भारत के डीजीएमओ को संपर्क करके सीज फायर के लिए कहा गया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने पाकिस्तान के सैन्य और आतंकी ठिकानों पर अपनी कार्रवाई रोकी नहीं है, सिर्फ स्थगित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब अपनी शर्तों पर पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। यह भी साफ कर दिया कि अब भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल को नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत निर्णायक प्रहार करेगा। यह भी कहा कि टेरर और टॉक, टेरर और ट्रेड, यानी आतंक और बातचीत, आतंक और व्यापार एक साथ नहीं चलेंगे और नहीं चलेगा एक साथ खून और पानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी साफ कर दिया है कि अब पाकिस्तान से बात सिर्फ आतंकवाद पर होगी, सिर्फ पीओके पर होगी। सबसे पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान को सीधी चेतावनी सुनिए और यह संदेश सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया के उन तमाम देशों के लिए भी है जो तुरंत शांति की बातें करने लगते हैं, जो कहते हैं कि तनाव कम करो। मोदी ने कह दिया है कि अब पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तानी फौज
पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज दुनिया को बताया कि कैसे आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को भारत की बहनों और बेटियों के सिंदूर उजाड़े, तो सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवादियों के हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कैसे जब पाकिस्तान ने भारत पर हमले का दुस्साहस किया तो भारत ने उनके ड्रोन्स और मिसाइलों को तिनके की तरह बिखेर दिया। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। साथियों, भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया था, हताशा में गिर गया था, बौखला गया था। और इसी बौखलाहट में उसने एक और दुस्साहस किया। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों को, गुरुद्वारों को, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में यह झूठ बोला कि सीजफायर के लिए भारत की तरफ से कहा गया, जबकि हकीकत यह है कि भारत के हमलों से बर्बाद हो चुके पाकिस्तान ने दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों से भारत को रोकने की अपील की, गुहार लगाई कि भारत को रोक दे, नहीं तो मिसाइल मार मार कर बर्बाद कर देगा।
मोदी ने आज ये पूरा सच दुनिया को बताया है कि कैसे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय सेना से संपर्क करके रुकने को कहा था और गिड़गिड़ाया था। साथ ही ये भी बताया है कि हमने ये ऑपरेशन स्थगित किया है, रोका नहीं है। यानी अगर आने वाले वक्त में पाकिस्तान कुछ भी करता है तो फिर सीधे ऑपरेशन सिंदूर चालू। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। पाकिस्तान से शांति की बातचीत के समर्थकों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साफ साफ कह दिया कि अगर अब पाकिस्तान से बात होगी तो वो सिर्फ आतंकवाद पर होगी, पीओके पर होगी, और उससे ये पूछा जाएगा कि पीओके वापस कब करोगे। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में
भारत ने यही किया है। जब से भारत पर ये हमले रोके गए हैं, विश्व समुदाय में चर्चा हो रही है कि भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध का एक खतरा था, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि किन्हीं दो परमाणु संपन्न राष्ट्रों के बीच ऐसा तनाव हो गया है। लेकिन भारत पाकिस्तान की हकीकत जानता है। पाकिस्तान सिर्फ अपने परमाणु हथियारों की धमकी देता है, दुनिया को ब्लैकमेल करता है और फिर दुनिया को लगता है कि परमाणु युद्ध हो जाएगा। इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को यह साफ कह दिया है। यह मैसेज सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं था, यह मैसेज पूरे विश्व के लिए था, क्योंकि भारत अब पाकिस्तान के इस परमाणु ब्लैकमेल को नहीं मानेगा। भारत पहला ऐसा देश विश्व का बन गया है जिसने एक परमाणु हथियार समृद्ध देश पर अटैक किया, क्योंकि यह ब्लफ नहीं चलेगा। सुनिए। भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। अगर भारत की ये पॉलिसी अब है ऑपरेशन सिंदूर, तो इसका मतलब आप समझिए। प्रधानमंत्री ने कहा ना कि अब ऑपरेशन सिंदूर हमारी नीति बन गई है। यानी अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क जो आतंकवाद को अपनी स्टेट पॉलिसी बनाता है, अगर एक भी आतंकी घटना करता है तो हम फिर ऑपरेशन सिंदूर करेंगे। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश खास तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी था, क्योंकि ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि ये सीज फायर उन्होंने करवाया है। साथ ही ट्रंप ये भी दावे कर रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में परमाणु युद्ध होने वाला था, जिसकी वजह से अमेरिका कूदा, फिर ये सीज फायर कराया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा बयान देकर बहुत बड़ा परमाणु युद्ध होने वाला था ऐसी बातें की। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों को फोन करके ये युद्ध रुकवाया है। ट्रंप के इन दावों में कितनी सच्चाई है तो पता नहीं, लेकिन यह हकीकत है कि भारत ने अपनी शर्तों पर हमले रोके हैं। ये संदेश ट्रंप के लिए था कि भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिनके देश में आतंकी हमले में 9/11 में इतने सारे मासूम नागरिकों की जान गई थी, और उसका मुजरिम कहां मिला था? ओसामा बिन लादेन मिला था एबटाबाद, पाकिस्तान में, और उसी पाकिस्तान में उसे अमेरिकी सेना ने ही मार गिराया था। और अब ये पाकिस्तान से अपनी व्यापार की बातें कर रहे हैं। आज लगातार दूसरा दिन था जब तीनों सेनाओं के डीजी ऑपरेशंस की एक प्रेस ब्रीफिंग भी हुई। अब उस पर आते हैं। बताया जा रहा है कि पहले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मचा हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान ने इस दौरान बहुत से झूठ फैलाए।
भारत में मौजूद पाकिस्तान के जो इकोसिस्टम है उसने इन झूठी खबरों को भारत में खूब फैलाने में मदद की। लेकिन कल जब सेना की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पाकिस्तान के कई झूठों से पूरी तरह से पर्दा उठ गया। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान ने इस 4 दिन के युद्ध को अपनी जीत बताया, लेकिन ये पाकिस्तान की बहुत पुरानी आदत है और फितरत भी। वो तो 65 के युद्ध को भी अपनी जीत बताता रहा। 71 में भी भारत ने पाकिस्तान को तोड़कर 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन रेडियो पाकिस्तान पर पाकिस्तान की जीत बताई जा रही थी। अपने लोगों को गुमराह बनाता है, उनकी आंखों में धूल झोंकता है। पाकिस्तान को के हार को जीत बताने का एक पुराना अनुभव, पुरानी आदत, पुरानी फितरत रही है। लेकिन आज तीनों सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। सबसे पहले आपको इस प्रेस ब्रीफिंग की एक छोटी सी जरा झलक सुनाते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको पता चलेगा कि देश का मूड क्या है। मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था, पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था। जब हौसले बुलंद हों तो मंजिलें भी कदम चूमती हैं। हमारे ट्रेन एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हासिल किया है। बड़ी बात यह है कि कल जब प्रेस ब्रीफिंग की शुरुआत हुई तो सबसे पहले सेना की तरफ से एक वीडियो दिखाया गया था जिसमें भारतीय सेना का शौर्य था, उसके पराक्रम की कहानी थी और उसमें बैकग्राउंड में शिव तांडव स्तोत्रम लगा हुआ था। और आज की ब्रीफिंग में जब सेना का वीडियो दिखाया गया तो उसमें पीछे से राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी की पंक्तियां थी कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। इस पर जब सेना से पूछा गया कि क्या ये कोई संदेश देने की कोशिश है पाकिस्तान को या पाकिस्तान प्रेमियों को, तो जवाब में एयर मार्शल ए के भारती ने रामचरितमानस की चौपाई ही सुना दी। चूंकि आपने शुरू किया श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से, हमारे राष्ट्र कवि रहे हैं, और क्या संदेश दिया जा रहा है, तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। भय बिन होए न प्रीत। सेना ने कल पूरी डिटेल में बताया था कि कैसे भारत ने पाकिस्तान और पीओके के अंदर आतंकियों के खिलाफ एक सफल ऑपरेशन चलाया था, और आज ये बताया गया कि कैसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की तरफ से दागी गई हर मिसाइल, हर ड्रोन को असफल कर दिया। भारत की तरफ से आज फिर ये दोहराया गया कि हमारी लड़ाई पाकिस्तानी आतंकवादियों से है,
पाकिस्तानी सेना या उनकी आवाम से नहीं, भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम के सामने पाकिस्तान की हर मिसाइल, हर ड्रोन असफल रहा। पाकिस्तान ने चीन की मिसाइल, तुर्की का ड्रोन खूब फायर किया, लेकिन भारत ने सब असफल कर दिया। नेवी की तरफ से बताया गया कि उनके कैरियर बैटल ग्रुप ने कई सौ किलोमीटर के आसपास भी दुश्मन की कोई मिसाइल या ड्रोन नहीं आने दिया। ये बताया गया है कि हमारे सभी मिलिट्री बेसेस, सारे इक्विपमेंट्स ऑपरेशनल हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं। आज की इस ब्रीफिंग में पाकिस्तानी मिराज फाइटर जेट का मलबा भी दिखाया गया। जब से पाकिस्तान ने यह हवाई हमला किया है, तब से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि भारत के पास वो कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने इन हमलों को इस तरह से नाकाम किया और पाकिस्तान की हर मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। इसलिए आज सेना की प्रेस ब्रीफिंग में देश को एयर डिफेंस के बारे में समझाया गया। ये बताया गया है कि हर लेयर पर एयर डिफेंस के लिए कोई ना कोई हथियार और उपकरण मौजूद है। कुल 4 लेयर्स हैं, पूरी जानकारी दी गई। 4 लेयर में पाकिस्तान के हमले नाकाम किए। इसमें पहली लेयर थी काउंटर ड्रोन और मिसाइल सिस्टम की, जो कुछ किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकते हैं। दूसरी लेयर भी कम दूरी और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। आप समझ लीजिए कि इनकी क्षमता कितनी, 20 से 30 किलोमीटर के आसपास तक की है। तीसरी लेयर मध्यम दूरी, जिसमें हवा में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, और इसका रेंज है 30 to 100, 30 से लगभग 100 किलोमीटर तक के टारगेट को हिट कर सकता है। और चौथी लेयर लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की, जो 100 किलोमीटर के ऊपर के टारगेट्स को हिट कर सकती है। इसमें बैलिस्टिक मिसाइलें आती हैं। इसके अलावा इस सिस्टम में सर्वेलेंस रडार भी था, जो हर दिशा से आने वाले थ्रेट को डिटेक्ट कर सकता है। मैं आपको इस उदाहरण के जरिए से एक ये एस्पेक्ट हाईलाइट करना चाहता हूं। जब मैं स्कूल में था तो तकरीबन मेरे ख्याल से ये 70 का दशक था, और उस समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, आज शायद क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं। तो 70 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की फेमस एशेज सीरीज चल रही थी, और उस समय ऑस्ट्रेलिया के 2 बहुत तेज गेंदबाज, जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में बड़ा उनका नाम है, जेफ थॉमसन और डेनिस लिली, उन्होंने अंग्रेजी बैट्समैन और उनकी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। और ऑस्ट्रेलियंस ने उस समय एक कहावत निकाली थी, दैट फ्रॉम एशेज टू एशेज एंड फ्रॉम डस्ट टू डस्ट, इफ थॉमो डोंट गेट हियर देन लिली श्योरली मस्ट। और अगर आप इस लेयर को देखें तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप सारे सिस्टम्स को पार कर भी गए तो आपको फिर भी एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन या जो भी चीज को आप टारगेट कर रहे हैं, उसमें पहुंचने से पहले कोई ना कोई इस लेयर्ड ग्रिड का सिस्टम जरूर गिरा देगा। अब हम पाकिस्तान के झूठ पर सच के सबूतों से हमला करेंगे और पाकिस्तान को उनके प्रोपेगेंडा वॉर में हरा देंगे। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद से ही पाकिस्तान झूठ पर झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान को लगता है कि इंटरनेट युग में वो सच को छिपा लेगा, लेकिन अपने झूठ की वजह से पाकिस्तानी सेना अब अपने ही देश में बेइज्जत हो रही है और पूरी दुनिया पाकिस्तान पर हंस रही है। एक एक करके देखिए। सबसे पहले तो हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं जो एक मातम सभा की है पाकिस्तान की। ये बीते कई दिनों से हम दिखा रहे हैं। ये मातम भारत की एयर स्ट्राइक में मारे गए किसी ऐसे व्यक्ति की थी जिसमें आतंकी भी थे और पाकिस्तानी सेना के उच्च अधिकारी भी, उनकी पुलिस के भी लोग मौजूद थे। नमाज़े जनाजा। इस तस्वीर में आपको उस व्यक्ति पर विशेष ध्यान देना चाहिए जिसने सफेद रंग का ये ऊंचा पजामा, लंबा कुर्ता, इस्लामिक टोपी पहनी है। मातम में फतीहा पढ़ने वालों के बीच ये आदमी सबसे आगे खड़ा है। इसका नाम है हाफिज अब्दुल रऊफ और ये घोषित आतंकवादी है। पूरी दुनिया इसे आतंकी के तौर पर जानती है, लेकिन पाकिस्तानी सेना के लिए हाफिज अब्दुल रऊफ एक फैमिली मैन है। अब देखिए, सच ये है कि पाकिस्तान ने जिस व्यक्ति को फैमिली मैन कहा
वो लश्कर तैयबा का एक बड़ा आतंकी है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता इतने कम अक्ल हैं कि उन्होंने खुद ही इसके बारे में दुनिया को बता दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफिज अब्दुल रऊफ की जानकारी शेयर की गई। आप इसमें केवल 2 पॉइंट्स पर गौर कीजिए, हम आपको बताते हैं। इसमें नाम के अलावा जन्म तिथि 25 मार्च 1973 लिखी हुई है और इसके अलावा उसका CNIC नंबर लिखा हुआ है। CNIC को आप पाकिस्तान का आधार कार्ड समझ सकते हैं। इसे पाकिस्तान कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड कहा जाता है। अब आप US डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी ने देखिए, ये साल 2010 में रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में लश्कर तैयबा से जुड़े आतंकियों का जिक्र है। इसमें हाफिज अब्दुल रऊफ का नाम लिखा हुआ है। इस पेपर में आप उसकी जन्म तिथि और CNIC नंबर भी देख लीजिए। हूबहू दोनों एक ही व्यक्ति के हैं, यानी पाकिस्तानी सेना ने जिस आतंकी को फैमिली मैन कहा, वो अमेरिका द्वारा भी घोषित आतंकी है। ये वही CNIC नंबर है जो पाकिस्तान के इन कम अक्ल जनरलों ने दिखाया। अब आप ये वाली तस्वीरें भी देख लीजिए। पाकिस्तानी सेना का फैमिली मैन, लश्कर का सरगना हाफिज सईद के साथ इसकी फोटो। ये वही शख्स है जिसको लेकर पूरे जनरलों की फौज आई थी आई कार्ड दिखाने। इसकी फोटो किसके साथ है? हाफिज सईद के साथ। और ये फोटो सेशन करवा रहा है, अलग अलग जगहों पर फोटो खिंचवा रहा है। इस तस्वीर के बाद अब पाकिस्तानी सेना अपने लोगों से नजरें नहीं मिला पाएगी, क्योंकि उसका झूठ पूरी दुनिया के सामने आ गया है। और ये जो भारत ने दावा किया था एयर स्ट्राइक्स में मसूद अजहर का भाई अब्दुल रऊफ असगर मारा गया, उस पर भी बताएंगे। लेकिन देखिए, इसने FIF की जैकेट पहनी हुई है, जो आधिकारिक रूप से एक ऐसा संगठन है जो लश्कर तैयबा से खुलकर जुड़ा हुआ है और वो हाफिज सईद के साथ काम करता है। तो ये तो उनकी सच्चाई है। भारत ने दावा किया था कि एयर स्ट्राइक में मसूद अजहर का भाई अब्दुल रऊफ असगर मारा गया था। भारत के दावे पर पाकिस्तानी सेना ने मसूद के भाई अब्दुल रऊफ असगर को फतीहा पढ़ने वाले आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ बता दिया और झूठ बोला कि मसूद का भाई नहीं मारा गया है। दरअसल एक जैसा नाम होने की वजह से पाकिस्तानी सेना ने दुनिया से फिर एक झूठ बोला और उसकी झूठ हमने आपके सामने रख दी। मसूद अजहर का भाई अब्दुल रऊफ असगर वही आतंकी है जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या में शामिल था। डैनियल पर्ल अलकायदा और आतंकवाद के नेटवर्क पर एक रिसर्च कर रहे थे। इसकी वजह से वो साल 2002 में पाकिस्तान के कराची पहुंचे और वहीं उनका अपहरण हो गया था। कराची से, पाकिस्तान से अपहरण को 9 दिन बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। भारतीय सेनाओं द्वारा मारे गए आतंकी अब्दुल रऊफ असगर की मौत पर डैनियल पर्ल का परिवार और दुनिया भर में रहने वाले यहूदी समुदाय के लोग खुश हैं। उन्होंने भारत को इसके लिए धन्यवाद कहा है। पाकिस्तान ने अपनी जनता से दूसरा झूठ ये बोला कि भारतीय वायुसेना ने जिन जगहों पर एयर स्ट्राइक्स की थी वो सरकारी इमारतें थी, वहां आम लोग मारे गए। इस झूठ का पर्दाफाश भी बहुत जरूरी है। देखिए, भारत ने पाकिस्तान में आतंकियों के 2 बड़े हेडक्वार्टर्स पर हमला किया। इसमें एक था मुरीदके में मौजूद लश्कर तैयबा का हेड मरकज तैयबा, ये हाफिज सईद का हेडक्वार्टर था। साल 2001 में जब भारतीय संसद पर हमला हुआ, तब भारत से डरकर पाकिस्तान ने इस जगह को अपने नियंत्रण में ले लिया था। लेकिन लश्कर ने नाम बदलकर इसका संचालन जारी रखा था। इसी तरह से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर में मौजूद हेडक्वार्टर के साथ भी यही हुआ। भारत ने इसको भी निशाना बनाया। पाकिस्तानी सरकार ने दुनिया से बचने के लिए इसको अपने अंडर ले लिया था, अपनी सुरक्षा कवच में। लेकिन जैश के आतंकियों को ट्रेनिंग यहीं पर मिलती थी। भारत के हमले से मसूद अजहर का भाई रऊफ असगर इसी जगह पर मारा गया है। और आपने सुना भी था, मसूद अजहर रो रो के कह रहा था, परिवार वाले सारे मर गए, मैं भी मर जाता तो अच्छा था। और ये उसने बाकायदा एक विदेशी चैनल को इंटरव्यू में कहा। पाकिस्तानी नौसेना शायद इस दुनिया की सबसे झूठी और सबसे अनप्रोफेशनल सेना होगी। पाकिस्तानी जनता को वहां की सेना इस कदर बेवकूफ बना रही है कि अब तो हमें भी वहां की जनता पर तरस आता है। भारत से पिटने के बावजूद पाकिस्तान के लोग जीत की खुशी मना रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने उनको इतने झूठ परोस दिए हैं कि वो झूठ और सच का फर्क अब समझ ही नहीं पा रहे हैं।
हमने रावलपिंडी में मारा, हमने लाहौर में मारा, हमने बहावलपुर मारा, उनके आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद किया, उनके एयर स्ट्रिप्स बर्बाद हुए, 11 सैन्य ठिकानों पर हमने हमला किया, लेकिन उनकी फौज उनके लोगों को बेवकूफ बना रही है, उनकी आंखों में धूल झोंक रही है। पाकिस्तानी जो सेना है, पाकिस्तानी सेना अब फोटोशॉप की बड़ी खिलाड़ी बन गई है। ये लोग तस्वीरों से खेलना, उनसे छेड़छाड़ करके झूठ परोसना, इसमें माहिर हो गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में उन्होंने दिखाया कि अरब सागर में पाकिस्तानी नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन और फाइटर जेट तैनात थे। ये तस्वीर आपके सामने है, आप देख सकते हैं। ये सब दिखाकर पाकिस्तानी जनता को बेवकूफ बनाया गया। हम पाकिस्तानी जनता का दिल नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन सच ये है कि उनकी सेना नकारी हो चुकी है। उनको रोज झूठ परोस रही है, उनको सच नहीं बता रही है। वैसे तो लड़ना है तो लड़ते रहे, सोशल मीडिया यहाँ वहाँ जो भी लिखना है लिखते रहे, लेकिन उन्हें भी पता है कि सच्चाई क्या है। आपको इन दो तस्वीरों को एक साथ देखना चाहिए। ये दोनों तस्वीरें वर्ष 2023 की है। बस एक तस्वीर में एक युद्धपोत की जगह सबमरीन फिट कर दी गई है। यानी पाकिस्तानी सेना ने अपने फोटोशॉप वाले सैनिक से युद्धपोत की जगह सबमरीन लगवा दी और सोचा कि पाकिस्तानी जनता को क्या ही पता चलेगा। अब आप सोचिए कि पाकिस्तानी जनता ये सब देखकर जश्न मना रही है और उसे पता ही नहीं है कि उनकी सेना उनसे कितना बड़ा झूठ बोल रही है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी सेना का मजाक उड़ रहा है। ये मजाक इसी तस्वीर में दिखाए गए फाइटर जेट्स को लेकर है। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, तो वो फाइटर जेट समंदर में लैंड कहां करवाएंगे। लोग पूछ रहे हैं कि क्या उनकी प्लानिंग पाकिस्तानी फाइटर जेट को समंदर में डुबोने की थी। पाकिस्तानी सेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हद कर दी है। एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने हमारे चैनल आज तक की एक क्लिप को अपने हिसाब से एडिट करके ये झूठ बोला कि पाकिस्तान के हमले के बाद भारत में खलबली मच गई। भारतीय मीडिया सरकार से पूछ रही है। हमारी सलाह है कि पाकिस्तानी सेना को लड़ना छोड़कर फोटो और वीडियो एडिटिंग सेंटर खोल लेने चाहिए, क्योंकि वो इस काम में बहुत माहिर है और इस काम में उनका एक भविष्य भी उज्जवल दिख रहा है। वरना जमीन पर तो हमने पीठ ही दिया है, यहाँ भारत में हम उनकी पोल जरूर खोल रहे हैं। आप सोचिए कि उन्हें कोई और न्यूज चैनल नहीं मिला, सीधे आज तक का ही वीडियो एडिट करके तोड़ मरोड़ कर दिखा दिया। पाकिस्तानी सेना को पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में आज तक देखा जाता है और इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। सोचिए, जब हम उसकी सच्चाई दुनिया को दिखाएंगे तो पाकिस्तानी जनता में कितनी नाराजगी होगी। अब हम आपको असली क्लिप दिखाते हैं जो पाकिस्तानी सेना को शर्म से डुबो देगा। पाकिस्तान ने आज तक एक क्लिप काटकर झूठ फैलाया था, उसने भारतीय एयरबेस पर हमला किया है, लेकिन सच यह है कि पाकिस्तानी सेना का एक भी ड्रोन और मिसाइल भारतीय एयरबेस तक पहुंचा ही नहीं। पाकिस्तानी सेना जितना समय डायलॉग बाजी करने में लगा रही है, अगर उतना समय सबूत देने में लगाती तो लोगों को उन पर कुछ यकीन भी होता। लेकिन करें क्या, कुछ कर नहीं पाए हैं। सबूत नाम की कोई चीज़ है नहीं, तो कभी यहाँ की तस्वीर निकालते हैं, कभी वहाँ की निकालते हैं, उस पर झूठी एडिटिंग करते हैं, फोटोशॉप करते हैं और फिर उनके जनरल बैठ जाते हैं। पाकिस्तानी सेना अपने किसी भी दावे के सबूत नहीं दे पाई है, जबकि भारतीय सेना ने मिसाइलों के साथ साथ पाकिस्तान पर सबूतों की भी स्ट्राइक की है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर हमला किया था। ये हमले इतने ताकतवर थे कि पाकिस्तानी सेना के 50 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। यही नहीं, हमने उनके फाइटर जेट भी तबाह किए हैं और भारतीय सेना ने आज पाकिस्तानी फाइटर जेट मिराज के सबूत भी दिखाए। लगता है कि पाकिस्तानी सेना ने अपने प्रवक्ता के तौर पर नमूनों को बिठा दिया था। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि रक्षा मामलों से जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे की जाती है। सोचिए, जब किसी देश की सेना ही झूठ बोलकर अपनी जनता को मूर्ख बनाने में लग जाए तो उस देश की हालत क्या होगी। पाकिस्तानी सेना ने दुनिया से एक ऐसा झूठ बोला कि जिसके सबूत वो आज तक नहीं दे पाया है। पाकिस्तानी सेना ही नहीं, सोशल मीडिया और नेताओं ने भी ये झूठ बोला कि उनके फाइटर जेट्स ने रफाल मार गिराया, उसकी एक महिला पायलट उनके कब्जे में है। हालांकि पाकिस्तानी सेना और वहां के नेता इस दावे को लेकर कभी सबूत पेश नहीं कर पाए। आज भी उनके पास कोई सबूत नहीं है, बस वो अपनी जनता को खुश करने के चक्कर में दुनिया भर में झूठ फैला। ऐसा लगता है कि भारत ने जो जो किया है
उसकी कल्पना करते हुए शहबाज शरीफ ने अपने देश की तरफ से पढ़ दिया। बहरहाल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इंटरनेशनल मीडिया में जाकर 5-6 रफाल पर गिराने का झूठ बोला, जिस पर पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती तो पहले ही हो चुकी है। और जब उनसे फिर पूछा गया कि आपने ये कहां से इंफॉर्मेशन दी है, तो उन्होंने कहा सोशल मीडिया। सोचिए, ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, उनकी जानकारी का जो सोर्स है सेना या सरकार का दस्तावेज नहीं बल्कि एक्स और व्हाट्सएप के फॉरवर्ड मैसेजेस। ख्वाजा आसिफ के झूठ पर पाकिस्तानी संसद में उनका खूब मजाक उड़ा। सांसदों ने पाकिस्तानी सेना और सरकार से पूछा कि अगर कोई फाइटर जेट गिराया है तो सबूत दिखाओ। उनके खुद भी सांसद उनको सुझाव दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग ले लें या बचें, अपने किसी लोकल चैनल को इंटरव्यू दें, वहीं पर ठीक रहेगा। पाकिस्तानी सेना ने इस युद्ध में ना जीत हासिल की और ना अपनी इज्जत बचा पाए, वो अपने झूठ के जाल में खुद फंस गए। आपने देखा कि पाकिस्तानी सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो झूठ दिखाया गया वो कोरा झूठ था। उनके पास भारतीय क्षेत्रों पर किए गए हमले के कोई सबूत नहीं थे, तबाही की कोई तस्वीरें नहीं थी, उनके पास ऐसे कुछ भी नहीं था जिससे वो पक्के तौर पर कहें कि उन्होंने इसमें कुछ भी हासिल किया है। बस झूठ परोसते रहे हैं अपनी जनता को, वही कर रहे हैं और शायद जश्न मनाने के लिए लोगों को सड़कों पर भी छोड़ रहे हैं। पाकिस्तान सेना की स्थिति यह है कि वो नकल करने में भी फेल हो गया। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना को कॉपी करने की कोशिश की। सबसे पहले पाकिस्तानी सेना का एक अधिकारी जानकारी देता था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियोस और सबूत दिखाए जाने लगे, पाकिस्तानी सेना ने नकल करनी शुरू की। वो भारतीय सेना की तरह ही सबूत दिखाने लगे, हालांकि वो सारे नकली थे। इसके बाद भारतीय सेना ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों सेनाओं के डीजीएमओस को डीजीएओ, डीजीएनओ और डीजीएमओ जब बैठे तो पाकिस्तानी सेना ने भी अपनी तीनों सेनाओं के अधिकारी बैठाने शुरू कर दिए। भारतीय सेनाओं के डीजी सबूत फोटो दिखाने लगे, उन्होंने भी फोटोशॉप वाले अपना पूरा टैलेंट दिखाना शुरू कर दिया। हमने आपको सारे सबूत दिखाए। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी सेना नकल और अकल दोनों में ही फेल हो गई, क्योंकि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। और थर्रा उठा उस रात पाकिस्तान जब तोड़ा उसका गुरूर, हमने घर में घुसकर मारा और नाम दिया सिंदूर। नमस्कार।